अचालक, अचालक। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखो, चालकों में धारा प्रवाह करना आसान था कि नहीं था? था। तो बेटा इसमें क्या है? इसमें धारा प्रवाह करना या तो मुश्किल है या फिर संभव ही नहीं है। ठीक है? तो लिखना बेटा, जिन पदार्थों में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जाता है या फिर बहुत कठिनाई से किया जाता है, उन्हें अचालक कहते हैं। तो लिखो बेटा, जिन पदार्थों में, जिन वैद्युतिक पदार्थों में या तो धारा प्रवाहित होती ही नहीं, प्रवाहित होती ही नहीं, होती ही नहीं। ठीक है? ये शब्दों को ध्यान रखना बेटा। या बहुत कठिनाई से धारा प्रवाहित होती है, या होती भी है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देकर फिर जाके ऊर्जा अंतर को कम करते हैं, है ना? या बहुत कठिनाई से प्रवाहित होती है। कौन? धारा होती है। ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? अचालक बोला जाता है। और बेटा अचालक की जगह अगर कोई कुचालक बोले तो बेटा इसी का नाम है। ठीक है? हाँ, पदार्थों को अचालक भी कहा जाता है। अब सवाल है सर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बेटा क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है? लिखो बेटा। क्या लिखोगे? ठीक है? तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है? ऐसा इसलिए होता है, होता है क्योंकि इन पदार्थों में, इन पदार्थों में क्या नहीं होते बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब आपको सब पता चल रहा है ना बेटा, आसानी से यही पढ़ाइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बेटा धारा होगी कैसे प्रवाहित? ठीक है? अब बेटा इसको पूछा जाता है कि उसके उदाहरण कौन-कौन से हैं? तो बोलना जैसे कि रबड़, कागज, चीनी मिट्टी, ये सारे क्या है बेटा? उदाहरण हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि आपका रबड़, है ना? और बेटा रबड़ के लिए बोला जाता है, रबड़ क्या है? एक आभासी ठोस है, या लिख देता हूँ, आपके कभी काम आएगा। रबड़ क्या है बेटा? आभासी ठोस है। ठोस तो है पर आभासी है ना? हाँ। रबड़ हुआ, कागज हुआ, उसके अलावा बेटा चीनी मिट्टी हुआ। चीनी मिट्टी, पोर्सिलेन जिससे इंसुलेटर बनाते हो ना वो, चीनी मिट्टी हुआ, है ना? तो बेटा ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? आपके कुचालक है। चीनी मिट्टी वही पोर्सिलेन बेटा जिससे आप कुचालक बनाते हो, है ना? चल बहुत बढ़िया। समझ में आया? अब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आपको पता है बेटा, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा किस अवस्था में आ जाता है? अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ना इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? देगा। तो बेटा जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, तो बेटा इस अवस्था को क्या बोला जाता है? संतृप्त अवस्था। क्या बोला जाता है? संतृप्त अवस्था। ये वही अवस्था है जब बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है या पदार्थ जो होता है वो पंडित जी बन जाता है, एक प्रकार से क्या बन जाता है? साधु बन जाता है, जिसको पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता है, हानि लाभ से लेना देना नहीं होता है। तो बेटा क्या हुआ? इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, ना देना, और बेटा उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? संतृप्त अवस्था बोलते हैं। समझ में आया? तो वास्तव में कुचालक में इसीलिए नहीं होते क्योंकि बेटा ये क्या होती है? संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो लिखो बेटा, सामान्य अचालक की बाह्यतम कक्षा क्या होती है बेटा? संतृप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ठीक है? अतः वो क्या होता है बेटा? क्या होते हैं? अतः वो कुचालक होते हैं। तो लिखो बेटा, सामान्यतः, सामान्यतः अचालक क्या होता है बेटा? अचालकों में, अचालकों में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में होते हैं? ध्यान रखना बेटा, संतृप्त अवस्था में होते हैं। अब ये संतृप्त अवस्था क्या होती है? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। अभी पढ़ाया था ना? हाँ, तो संतृप्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये ब्रैकेट क्यों लगाया हुआ है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संतृप्त अवस्था में होते हैं, में होते हैं। ठीक है? अब जब कोई भी चीज़ संतृप्त अवस्था में आ जाएगी, तो बेटा ध्यान रखना कि संतृप्त अवस्था का मतलब क्या है? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि प्रबल रूप से एक-दूसरे से क्या होते हैं बेटा? आकर्षण में होते हैं। अर्थात बाह्यतम कोश में उपस्थित उपस्थित सभी 8 इलेक्ट्रॉन, सभी 8 इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण में बंधे होते हैं। ठीक है? बंधे होते हैं। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन को ये देते हैं, ना लेते हैं। ठीक है? संतृप्त अवस्था में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान क्या होता है बेटा? नहीं होता है। ठीक है? अब जब इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान नहीं होगा, तो बेटा धारा प्रवाह नहीं होगी। ठीक है? हाँ, और बेटा दूसरा कारण ये है कि इन पदार्थों में जो आपके संयोजी और बेटा जो आप कह सकते हो ना चालन बैंड, ठीक है? उनके मध्य का ऊर्जा अंतराल भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त इसके अतः या लिख दो बेटा, अतः धारा प्रवाह भी नहीं होता है।
इसके अतिरिक्त क्या लिखोगे बेटा, लिखना इसके अतिरिक्त इन पदार्थों में कौन से बैंड बेटा, जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड तथा कौन सा बैंड बेटा, कंडक्शन बैंड, यानी कि जिसको कहते हैं बेटा चालन बैंड। आप कंफ्यूज नहीं हो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये वैलेंस होता है ना बेटा, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को संयोजी बैंड बोला जाता है, ध्यान रखना। और जो आपका कंडक्शन बैंड होता है ना, कंडक्शन, और बेटा उसी को क्या बोला जाता है, चालन, है ना। हाँ, ये ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त इन पदार्थों में वैलेंस बैंड, क्योंकि पढ़ाते समय बेटा क्या होता है कि जो फेवरेट वर्ड होता है ना वो निकल जाता है ना, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो, इन पदार्थों में क्या होता है बेटा, वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के मध्य क्या बेटा, ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। ऊर्जा अंतराल यानी कि उनके बीच का गैप, जिसको कहते हैं बेटा गैप, क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। अब पूछेगा बेटा ये ऊर्जा अंतराल कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना बेटा यह ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ज्ञात रहे यह ऊर्जा अंतराल क्या होता है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ये ऊर्जा अंतराल कितना होता है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, ठीक है। और बेटा इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। चले, तो एक तो बेटा ये गैप बहुत ज्यादा हो गया, किसके बीच में बेटा, चालन और कंडक्शन के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया, और बेटा एक इसमें ऊर्जा अंतराल भी बहुत ज्यादा हो गया, तो दोनों के कारण बेटा इसमें क्या हो सकता है, धारा प्रवाह नहीं हो सकती, ठीक। चले, बहुत सही। अब इसके लिए भी ग्राफ बना दो। नीचे की तरफ क्या होगा आपका, हो गया निम्न ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर क्या होता है, आप बोलोगे संयोजी बैंड, बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी कि वैलेंस बैंड। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा का मतलब क्या होता है, चालन बैंड, चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब देखो बेटा, इन दोनों बैंडों के मध्य की ऊर्जा के अंतराल को क्या बोला जाता है, ऊर्जा, ये तो है ऊर्जा स्तर। अब देखो ये भी स्तर है और ये भी स्तर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, ऊर्जा अंतराल। तो बेटा ये क्या कहलाता है, ईजी, यानी कि बोलते हैं बेटा एनर्जी गैप, क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। और हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसे ही, ऊर्जा अंतर, ऊर्जा अंतर। तो बेटा इसका मान पूछा जाता है तो इसका मान होगा, ईजी का मान कितना, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर या इससे अधिक। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर यहाँ 4.5 है तो शर्माना मत, आंसर लगा के आना। ये क्या है, ऊर्जा अंतर, ठीक है। इससे नीचे कौन सा है, इसके नीचे है आपका वैलेंस बैंड यानी कि वीबी, है ना। हाँ, और बेटा इसके ऊपर क्या है आपका सीबी यानी कि कंडक्शन बैंड, ठीक है। हाँ, आप शर्माओ नहीं, इसलिए बेटा यहाँ लिख रहा हूँ सीबी मतलब क्या होता है, चालन बैंड। और जब भी कोई चीज साइड में होती है ना वो समझाने के लिए लिखता हूं मैं, ध्यान है, ठीक है। हाँ, अब तो आपको पता है वीबी क्या होता है बेटा, संयोजी बैंड, क्या होता है, संयोजी बैंड, ठीक है। और बेटा आपको पता है इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, ऊर्जा अंतर, ठीक है। अब देखो अगर कोई पदार्थ है और बेटा इतना बड़ा ऊर्जा है तो यहाँ पर मैं कितना भी दे दूंगा एनर्जी, तो क्या वो टूट के ऊपर जा पाएगा, नहीं। तो बेटा इसीलिए वो कंडक्शन स्टेट पे नहीं आ पाता है, ठीक। चले, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो बेटा क्योंकि ऊर्जा अंतराल अधिक है और वैलेंस बैंड, इसलिए बेटा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और बेटा इससे क्या होता है, इससे धारा प्रवाह लगभग क्या होता है, नगण्य होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा गैप है तो निश्चित तौर पे बेटा इस गैप के कारण यहाँ का प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखना बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, चलिए अब देखो इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो बेटा ऊर्जा गैप ज्यादा है, ऊर्जा गैप क्या है आपके सामने बेटा, ये ईजी का मान क्या है, बहुत ज्यादा है, ऊर्जा गैप क्या है, ज्यादा है। इससे क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि बेटा इनके मध्य का प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब प्रतिरोध क्या है बेटा, प्रतिरोध आर, ये भी क्या है बेटा, ज्यादा है। अब सर प्रतिरोध ज्यादा होने से क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होने से क्या होगा कि ये वीबी के इलेक्ट्रॉन सीबी में नहीं जा पाएंगे, अतः यहां से बेटा देखना, अतः यानी कि मैं कह सकता हूं वीबी के इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में नहीं जा पाते, तो बेटा ये चालन बैंड में नहीं जा पाते, चालन बैंड में, इलेक्ट्रॉन तो यही है ना, हाँ, तो चालन बैंड में नहीं जा पाते। और बेटा इससे क्या होता है, इसीलिए बेटा कुचालक में धारा नहीं बहती है, ध्यान रखना बेटा। और ये क्या होता है, मान मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इसी का होता है प्रतिरोध। अतः कुचालकों में धारा प्रवाह क्या होती है बेटा, नहीं, और या फिर क्या लिख सकते हो, या नगण्य होती है, जिसका काउंटेबल नहीं होता, या नगण्य
होती है। अगर बेटा ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर आपको खूब सारी एनर्जी दे दे, 5 से भी ज्यादा एनर्जी दे दे, तब जाके बेटा क्या होता है, इसके अंदर थोड़े से इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं, उसको कहते हैं नगण्य। इससे डिवाइस टूट जाता है लेकिन ये एनर्जी का फ्लो नहीं करा पाता है। समझ गए? समझ गए भाई, समझ गए। चलिए अगला पढ़ते हैं बेटा। आपने चालक को पढ़ा, आपने कुचालक को पढ़ा, ठीक है। अब जो इस इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है उसमें हम चलते हैं, वो है अर्धचालक, ठीक है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अर्धचालक। सी क्या है बेटा आपका अर्धचालक, यानी कि आधे चालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। आओ आराम से पढ़ो और सारी चीजों को समझो बेटा। अपने आप पीपीटी पीपीटी का रगड़ा नहीं है, सब चीजें लिखते हैं, जो लिखने वाली है वो सबको लिख के ही समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, इसमें क्या लिखोगे, जिन पदार्थों का ऊर्जा स्तर चालक और कुचालकों के क्या होता है बेटा, मध्य में होता है। तो लिखना बेटा, जिन पदार्थों का ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर किसके मध्य होता है बेटा, चालक तथा कुचालकों। कुचालकों बेटा अचालक भी लिख सकते हैं ना, कुचालकों के, अब ऊर्जा स्तर है ना, ध्यान रखना एनर्जी की, ऊर्जा अंतर लिखो ज्यादा अच्छा है। चालक तथा कुचालकों के मध्य में होता है, वे क्या कहलाते हैं बेटा, अर्धचालक कहलाते हैं। बोलो समझ में आया? जल्दी से देखो, ठीक है। अब बताओ ऐसा क्या खूबसूरती है कि बेटा ये चालक और कुचालक दोनों की तरह करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब 8 होता है जब सैचुरेशन, तो 8 का आधा क्या है 4, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आया। देखना बेटा 8 पे होता है संतृप्त, होता है कि नहीं? लेकिन इसके पास तो बेटा क्या है 4 ही है, इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी स्वतंत्र है और 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी स्वतंत्र है। बेटा यही गुण इसको क्या करता है, अर्धचालक बनाता है। यहाँ पर होता है संतृप्त और यहाँ पे क्या होता है, अर्धचालक, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या रहे, रहे अर्धचालक यानी कि आधे चालक के बाह्यतम कोश में बेटा क्या होता है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पूछा जाएगा, कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो बेटा अच्छे से जवाब देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बेटा, 4 होती है। क्या सभी में 4 होती है? तो बेटा गर्व से बोलना सभी में 4 होती है, ठीक है। और बेटा इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण अर्धचालक जो होता है वो चालक और कुचालक दोनों की तरह अलग अलग परिस्थिति में कार्य कर सकता है। कमरे के ताप पर चालक और कमरे के और परम शून्य ताप पर यानी कि बहुत कम ताप पे ये कुचालक, ठीक। चलिए बहुत सही, ठीक है। अतः अब हमें समझ में आ गया कि अर्धचालक में हम क्या करें बेटा, अर्धचालकों को अशुद्धि मिलाकर परिवर्तित करेंगे। देखो बेटा यहां से हमें समझ में आया कि 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, ठीक है। अतः अतः अब हमें ज्ञात होता है कि अर्धचालकों में कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाकर इसे चालक या कुचालक बनाया जा सकता है ना। अतः इस ज्ञात होता है कि अर्धचालकों में क्या मिलाकर बेटा, अशुद्धि। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, गौर से देखो, ठीक है। तो क्या ज्ञात होगा बेटा, अतः हमें ज्ञात हो जाएगा कि इसमें अशुद्धि मिलाकर इसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः हमें ज्ञात होता है कि अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि का मतलब ये नहीं है कंकड़ वगैरह नहीं, अशुद्धि का मतलब है पी और एन टाइप, बेटा चैप्टर आ रहा है ना। कुछ अशुद्धि को मिलाकर इसे इसके गुणों में क्या किया जा सकता है बेटा, गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। अब बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। हमारे पास क्या गैप है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, 4 दे भी सकते हैं। तो जैसे ही बेटा अशुद्धि मिलाओगे ना, तो बेटा ये क्या बनेगा, पी और एन प्रकार का बन सकता है। समझ में आया? बहुत आया, ठीक है। अतः हमें ज्ञात हो गया बेटा अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि मिले, अब अशुद्धि आगे चल के पी और एन है, ध्यान रखना। इसके गुणों में परिवर्तित किया जा सकता है। आई होप बेटा यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा और आपको ये भी पता है कि भैया परम शून्य ताप पर अर्धचालक में क्या होता है बेटा, कुचालक। और बेटा यहाँ से ध्यान रखना कि एक चीज और ध्यान रखो कि अगर ये कमरे के ताप पर होगा, कमरे के ताप पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसकी तरह कार्य करेगा, एक सुचालक की तरह, यानी कि सुचालक की तरह या चालक की तरह, है ना। सुचालक की तरह कार्य कर सकता है, कार्य करता है। और यही बेटा अगर आपको ये पूछेगा कि अगर ये कहां पर, ये तो कमरे पर है और एक क्या है, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप, शायद ये मैंने लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर परम शून्य ताप, परम शून्य ताप पर बेटा ये क्या बनेगा, कुचालक, है ना, कुचालक की तरह, ठीक है। यानी कि दोनों की तरह ये कार्य कराया जा सकता है, ठीक है। अब सुनना, परम शून्य ताप क्या होता है, बहुत ज्यादा कम प्रतिरोध होता है, तो इसका मान पूछा जाता है कितना होता है, वो होता है या तो 0 केल्विन, बेटा डिग्री मत लगाना क्योंकि केल्विन डिप्लोमा पास था, डिग्री नहीं था, ठीक है। और यहाँ फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। चलिए और ये आया कहां से, देखो आपके पास एक संबंध होता है k बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर कहीं पे भी बेटा k का मान 0 है तो यहाँ से आप डिग्री सेंटीग्रेड कैसे निकालोगे, देखो डिग्री सेंटीग्रेड ये उधर चला जाएगा तो -273, ठीक है, यहाँ से, ठीक। और इसको कैसे याद करोगे बेटा, बड़ा है तो k से, ठीक। चलो समझ में आया। पूछा जाता है परम शून्य क्या होता है, तो 0 केल्विन या -273, कुचालक की तरह और ये सुचालक की तरह कमरे के ताप पर। बोलो परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा अर्थात ऐसा होता है कि बेटा ये क्या होगा,
इस पदार्थों में जैसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो बेटा क्या होगा कि प्रतिरोध घटने के कारण क्या होगा कि उसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे। कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखो आराम से देखो। यहां से आपको क्या समझ में आया कि अगर सर ये मेरा ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा का स्तर है, वापस से वही चीज, ये नीचे की तरफ क्या है जिसमें कम ऊर्जा स्तर है, तो इसे क्या बोलोगे, निम्न ऊर्जा स्तर। और ऊपर की तरफ क्या है, देखो इसको थोड़ा गैप कम बताया है, क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, चालक कुचालक के मध्य का। ऊपर की तरफ क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि कंडक्शन बैंड, और ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंस बैंड। ठीक है, इन दोनों के मध्य का जो ऊर्जा गैप होता है ना, ये क्या होता है, Eg। इसका मान क्या होता है, लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास। ठीक, यानी कि यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो एनर्जी गैप है किसका, अर्धचालक का, वो किससे ज्यादा है, वो बेटा चालक से तो ज्यादा है, लेकिन कुचालक से कम है, कुचालक से कम है। तो ये भी पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में पूछे तो शर्माना मत, है ना। ठीक है, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, आराम से देखो इसको। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो बेटा इसमें क्या है, प्रतिरोध। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखो, यहाँ पर क्या पड़े आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब जैसे ही मैंने इसको ऊर्जा दी, ऊर्जा कितनी, कमरे के ताप वाली, है ना, ऊर्जा दी, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है उठ के कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से धारा बहाना संभव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, कम है, प्रतिरोध क्या है, कुछ अलग की अपेक्षा कम है ना। हाँ, लिखो, जैसे ही संयोजी बैंड को आवश्यक ऊर्जा मिलेगी, किसके इलेक्ट्रॉन बेटा, इसी बैंड के इलेक्ट्रॉन, इसी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, कूद के कहाँ चलेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, एनर्जी लेके उधर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ, वैलेंस बैंड में चले जाते हैं, जिससे जिससे क्या होता है, अर्धचालकों में धारा प्रवाह होता है, अर्धचालकों में, जिससे अर्धचालकों में, अंधचालकों नहीं, अर्धचालकों, जिससे क्या होता है, अर्धचालकों में क्या होता है बेटा, धारा प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत है, और ये भी समझ में आया कि इसके अंदर मैं कुछ अशुद्धियां डाल के इसकी चालकता को बढ़ा भी सकता हूं, है ना। ठीक है, बहुत सही, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ। अब देखो, अर्धचालकों का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और बेटा आपको ये भी पता है ये क्या है, सक्रिय तत्व के बनते हैं और एम्पलीफायर की क्षमता भी रखते हैं। और ध्यान रखना बेटा, इसमें जैसे ही आप, ये अर्धचालक किसका बनेगा, अर्धचालकों से क्या बनेगा, सक्रिय, और इसके लिए एम्पलीफायर का गुण भी रखते हैं, इसलिए बेटा इसको अर्धचालक में यूज करते हैं। तो लिखना बेटा लास्ट पॉइंट, अर्धचालकों का प्रयोग सक्रिय अवयव निर्माण में होता है, का प्रयोग सक्रिय अवयव निर्माण में होता है, जिसमें क्या हो, प्रवर्धन यानी कि एम्पलीफिकेशन का गुण भी होता है, जिसमें क्या होता है, एम्पलीफिकेशन, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि प्रवर्धन का गुण होता है। अतः अर्धचालकों को क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं। ठीक है, अतः बेटा अर्धचालकों को इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग करते हैं, में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या है, 4, यानी कि अशुद्धि मिलाने की संभावना भी होती है। ठीक है, एवं अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इसमें क्या होती है बेटा, अशुद्धि मिलाने की संभावना भी होती है। इसमें अशुद्धि मिलाने की संभावना भी होती है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर के अंदर चलते हैं, और बेटा अब पढ़ेंगे हम अर्धचालकों के प्रकार। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्धचालक में बेटा बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे बेटा अर्धचालक के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, इसलिए इसमें आसानी से अशुद्धि मिलाई जा सकती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा अर्धचालकों के प्रकार, यहाँ से अपना चैप्टर और ज्यादा अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब पढ़ते हैं अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के
प्रकार। छोटी छोटी चीजें क्लियर करो बेटा, आपके आईटीआई के अंदर ये महत्वपूर्ण है ना। बड़ी चीजें तो सब कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अर्धचालकों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना बेटा, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है अशुद्धियां, तो ये भी दो प्रकार के हो गए, तो यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, पहला कौन सा होगा, इंट्रिंसिक, और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि शुद्ध, सब बताऊंगा मैं। एक्सट्रिंसिक यानी कि अशुद्ध। पहला क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये भी नाम इंग्लिश में, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक, जिसमें बाहर से अशुद्धि मिलाओगे, वो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। बोलो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब एक एक करके बेटा इस चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, और आपके सारे के सारे जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला पढ़ते हैं बेटा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, फिर पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक। कुछ नहीं बेटा, जो शुद्ध होगा वो इंट्रिंसिक, और जो उसमें कुछ अशुद्धि मिलाएंगे तो एक्सट्रिंसिक, ठीक। आ जाओ, पहला इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या होता है। सारे के सारे बेटा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट लिखूंगा, डोंट वरी, ठीक है, और मतलब भी बताऊंगा, क्योंकि मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों, ठीक। चलिए बेटा, ये अर्धचालकों की बेटा शुद्ध प्रकृति होती है, इसलिए इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है, ठीक है। लिखो बेटा, इंट्रिंसिक, इसे इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक से शुद्ध यानी कि प्योर अर्धचालक भी कहा जाता है, कहा जाता है। अब शुद्ध यानी कि प्योर अर्धचालक भी का मतलब अब समझने की जरूरत नहीं, शुद्ध यानी कि जो प्रकृति में है यूं क्यों, ठीक है, इसे शुद्ध या प्योर अर्धचालक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बोलो, इसको समझने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है बेटा, प्योर होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, इस अवस्था में यदि अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाह करोगे तो बेटा क्या होगी, उच्च प्रतिरोध देगा। क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है, अशुद्धियां नहीं है, तो बेटा ये क्या करेगा, ज्यादा प्रतिरोध देगा। अशुद्धि मिलाने से उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बेटा वो प्रतिरोध कम देने लग जाएगा, ये बात है। तो लिखना बेटा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि नहीं है, अतः ऐसे अर्धचालकों में, ऐसे अर्धचालकों में जब धारा प्रवाह की जाती है, धारा प्रवाह की जाती है, तो वो क्या देते हैं बेटा, ज्यादा प्रतिरोध देते हैं। वो तो वे ज्यादा प्रतिरोध प्रदान करते हैं, यानी कि जब बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये ज्यादा प्रतिरोध देगा। क्यों, क्योंकि इसमें शुद्धि नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या करते हैं बेटा, इस अवस्था में ये ज्यादा प्रतिरोध दे देते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, इसकी संरचना, अब प्रतिरोध फिक्स है तो बेटा इसकी संरचना भी कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे, इनकी संरचना यानी कि इंट्रिंसिक की संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है, देखने में कैसा लगता है, तो बेटा इसकी संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलीय। इसकी संरचना क्या होती है, क्रिस्टलीय। इसकी संरचना क्या होती है, क्रिस्टलीय होती है। संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है, यानी कि क्रिस्टलाइन होती है। क्या होती है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय होती है, यही बोलते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको पूछेगा इंट्रिंसिक क्या है, तो बेटा शुद्ध सेमीकंडक्टर है, तो प्रकृति में सीधे मिलते हैं। इसमें क्या होती है, किसी तरह की अशुद्धि होती है तो नहीं होती है। इसमें धारा प्रवाह करने पर प्रतिरोध क्या देता है, ज्यादा देता है, ठीक है। और एक इसकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय, बेटा ये टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक। अब इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण क्या है बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसका उदाहरण लिखो, क्या है बेटा, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। इसका उदाहरण क्या होता है बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन को किससे दिखाते हो, SI से, और जर्मेनियम को किससे दर्शाते हो, GR से, ठीक है, इत्यादि। ये दो एग्जांपल को आपको याद रखना है, ज्यादा यूज इसको करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ये सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। यहां तक चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जो दूसरा प्रकार है वो क्या है बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तो क्या था, शुद्ध, और ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध। बेटा उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो हमारे पास सुविधा थी कि उसमें और इलेक्ट्रॉन डाल दे, उसमें और होल डाल दे, ठीक है। तो बेटा अगला क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिल्कुल आसानी से पढ़ो, सब कुछ चीजें याद हो जाएगी। दूसरा एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा। तो इसे शुद्ध कहेंगे तो सर इसको अशुद्ध बोल दे क्या, बिल्कुल बोल दो। तो इन्हें अशुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है। तो याद रखना बेटा, इन्हें अशुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है। बेटा इसे क्या बोलोगे, अशुद्ध अर्धचालक। ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने को इजी लगता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन हार्ड हो जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत सही। अब देखो, शुद्ध अर्धचालक में उचित मात्रा में क्या मिला देते हैं बेटा, अशुद्धि मिलाकर इन पर इसको बनाया जाता है। तो लिखना बेटा, यदि शुद्ध अर्धचालक में
उचित मात्रा में, उचित यानी कि ऐसा नहीं ज्यादा है ना, नॉर्मल, उचित मात्रा में, वो मात्रा ही बताएंगे, डोंट वरी, उचित मात्रा में अशुद्धि मिला दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, तो यदि शुद्ध अर्धचालक में उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाए तो बेटा क्या बनता है, तो अशुद्ध अर्धचालक बनता है। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है बेटा, वो तो क्या हम इधर पढ़ते हैं, चीजें समझ में नहीं आती, बाकी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिखना बेटा, स्टार लगा रहा हूं। अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग कहा जाता है बेटा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, डोपिंग कहा जाता है कि भाई कोई भी अर्धचालक में अशुद्धि मिला रहे हो तो क्या कहोगे, डोपिंग कहोगे। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, डोपिंग कहा जाता है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि बेटा जैसी अशुद्धि मिलाओगे तो पदार्थ की चालकता बढ़ जाएगी, तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, और यही तो हम चाहते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा काम करे, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। डोपिंग मिलाने पे क्या होगा बेटा, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है। ये वही प्रतिरोध है बेटा जो आपके ये होता है ना, वैलेंस और कंडक्शन के बीच में होता है, वो कम हो जाता है। ठीक, चलिए आराम से इसको एक बार देख लो। ठीक है, अब सर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपने इसको डोपिंग को मिलाया, चालकता बढ़ाने की जरूरत कहां पड़ी, सोचो जल्दी बताओ। ठीक है, देखो बेटा मैं बताता हूं, वास्तव में हुआ क्या कि जैसे ही आपने, वास्तव में जैसे ही अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है बेटा, अब जैसे ही अशुद्धि मिलाई तो क्या होगा, जल्दी से देखो, जैसे ही अशुद्धि मिलाई तो बेटा इस पदार्थ का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अर्धचालक का, भाई अशुद्धि है तो तापमान बढ़ाएगी, है ना, तो अर्धचालक का तापमान क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी तापमान के बढ़ने के कारण अर्धचालक होता क्या है, एनटीसी, नकारात्मक ताप गुणांक, याद आया, बिल्कुल। और हम जानते हैं कि अर्धचालक का बेटा ताप गुणांक कैसा होता है, अर्धचालक का ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक। ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है कि नहीं होता है, ऋणात्मक होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका ताप बढ़ेगा, भाई आपने अशुद्धि मिलाई, आपने क्या किया बेटा, अशुद्धि मिलाई, अशुद्धि मिलाई, है ना, और अशुद्धि मिलाने पर क्या हुआ बेटा, पदार्थ का ताप बढ़ गया, पदार्थ का तापमान क्या हुआ, बढ़ा, और बेटा जैसे ही पदार्थ का तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया। क्यों, क्योंकि एनटीसी है ना, तो आपका पदार्थ का प्रतिरोध क्या हुआ, घटा, और जैसे ही प्रतिरोध घटा तो चालकता बढ़ गई, है ना, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ठीक है, अतः स्पष्ट होता है कि, अतः स्पष्ट होता है कि डोपिंग मिलाने से चालकता बढ़ती है, यानी कि डोपिंग प्रक्रिया द्वारा डोपिंग प्रक्रिया द्वारा चालकता बढ़ती है, तथा क्या होता है बेटा, धारा प्रवाह आसान हो जाता है, धारा प्रवाह आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये है बेटा कारण आपके डोपिंग करने का। ठीक है, हाँ, अब देखो बेटा इसी डोपिंग के आधार पर वापस से बेटा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ तक चीजें सब क्लियर है ना, कि डोपिंग क्या होती है, अशुद्धि मिलाएंगे चालकता बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब लिखो बेटा इसी डोपिंग के आधार पर, डोपिंग के यानी कि अशुद्धि मिलाने के डोपिंग के आधार पर एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कितने भागों में, को पुनः क्या देता है बेटा, दो भागों में बांटते बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा बेटा, पी टाइप और एन टाइप, अभी पढ़ लेंगे, डोंट वरी, सब आसान है। पहला क्या हो जाएगा, पी टाइप, पी प्रकार, और दूसरा क्या होता है, एन प्रकार। अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, जिसने कभी नहीं पढ़ा है बेटा उसको भी समझ में आ जाएगी, और जिसको पढ़ा हुआ है तो बेटा वो अपना रिवीजन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। पी प्रकार और एन प्रकार, है ना, और इसके आगे क्या लगा दो, अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को आसानी से पढ़ लेते हैं और अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
ठीक है? तो अब इनका वर्गीकरण हो गया पी टाइप और एन टाइप, ठीक है? चलिए अब बेटा इसके आगे पी प्रकार क्या होता है, एन प्रकार क्या होता है और हम इसके आगे की जर्नी अगले वीडियो में करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।